हेलो फ्रेंड्स, आधारशिला की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सीरीज में आज हम दूसरा लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमने अभी तक इंडिया में जितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसके फर्स्ट 7 साइट्स हमने देखे थे। अगर मैं रिवाइज करवाऊँ आपको तो उन 7 हेरिटेज साइट्स में 3 हेरिटेज साइट जो कि नेशनल कैपिटल रीजन में है, जो हमने देखा था हुमायूं टॉम्ब, दिल्ली का लाल किला और साथ में हमने देखा था कुतुब कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमने 3 हेरिटेज साइट्स आगरा रीजन की देखी थी, जिसमें हमने देखा था ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ आगरा, और इसके साथ ही हमने देखा था जो बहुत ही इंपीरियल सिटी अकबर ने बनाई थी, वो हमने देखी थी वहां पे फतेहपुर सीकरी। और उसके बाद हम मूव कर गए थे नालंदा महाविहार पे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट 6 हेरिटेज साइट्स, जो कि हमारा टोटल कर देगा 13 हेरिटेज साइट्स को। तो हम उस पर चालू करेंगे द 8th हेरिटेज साइट इन टोटल, और द फर्स्ट हेरिटेज साइट फॉर टुडेस लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अजंता केव्स। किसी भी हेरिटेज साइट्स को जब आप देखते हैं तो फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। सो इफ वी सी द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अजंता केव्स, द थिंग्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर इज दैट दे आर लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में अगला क्वेश्चन आता है कहां, तो शाहयाद्री हिल्स पे। शाहयाद्री हिल्स पे एरिया कौन सा है, हमने देखा था पहले भी इसको थोड़ा डिस्कस करे हुए थे दूसरे लेक्चर में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर। और जो कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है, अगर कोई नियर बाय रिवर है या कोई फीचर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल फीचर है, तो हमें याद रखना है ये कौन सी रिवर के पास है, वघोरा रिवर। वघोरा रिवर। ये बातें आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन में याद रखनी है जब भी आप किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये हमारे इस मॉड्यूल में भी है कि ये क्या है, रॉक कट केव्स हैं। अजंता केव्स आर रॉक कट केव्स। कहाँ पर, सह्याद्री रेंजेस में जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, वघोरा रिवर के पास जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ, महाराष्ट्र में। अगर आप इस लोकेशन को देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे हमने एक छोटा सा इसका एक फिगर भी दिया है। ये जो साइड्स हैं, ये एक क्लिफ के ऊपर एक क्लिफ है, रेंजेस में एक क्लिफ है जिसकी लोकेशन कुछ, जो हॉर्स का शू होता है, हॉर्स का जो शू होता है, अगर आपने देखा हो, जिसको घोड़े की नाल कहते हैं, उस शेप में ये एक क्लिफ है। और क्लिफ बिल्कुल स्टिफ क्लिफ है, उसमें ही रॉक कट केव्स ये बनी हुई हैं। और इसी के सामने अगर ये मान लीजिए रेंज है जिसमें यहाँ पर इसके इस फेस पर केव्स बनी है, तो इसी के ठीक नीचे यहाँ पे वगोरा रिवर भी बह रही है। द रिवर इज फ्लोइंग इन दिस वे। सो ये एक इस तरह का पनोरमा या इस तरह का एक आपको सीन बनाता है। अगर आप यहाँ पे जाके केव से देखेंगे तो यू विल सी, अगर आप इस जगह पे जाके खड़े होंगे तो यू विल सी डाउनवर्ड्स कि एक रिवर फ्लो कर रही है इन दिस डायरेक्शन, इन दिस वे। अब इसके अलावा आगे आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर टोटल यहाँ पे जो रॉक कट केव्स हैं, कितनी रॉक कट केव्स हैं, टोटल 29 रॉक कट केव्स हैं, जिसमें कि 25 जो रॉक कट केव्स हैं वो विहाराज हैं, और 4 रॉक कट केव्स हैं जो कि क्या है, वो है चैत्यास। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्यास एंड विहाराज। सो 29 टोटल केव्स हैं। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, ऑल 29 केव्स आर बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट केव्स हैं, सारी की सारी केव्स बुद्धिस्ट केव्स हैं। 29 केव्स में से 25 केव्स जो है वो है विहारास, और 4 केव्स जो है वो है चैत्यास। चैत्यास और विहारास क्या होते हैं, विहारास है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर मॉन्क्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस फॉर मॉन्क्स, किसके लिए है, मॉन्क्स के लिए है। और जो चैत्यास है, सॉरी, हाँ, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, चैत्यास है, चैत्यास क्या है, ये मंदिर जैसी जगह है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, वर्शिप। सो प्लेस ऑफ वर्शिप है, प्लेस ऑफ वर्शिप किसके, बुद्धिस्ट। तो चैत्यास आर प्लेस ऑफ वर्शिप एंड विहारास आर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब इसके बाद आगे जो आपको याद रखने की चीजें हैं, इसमें यह है कि जितनी भी रॉक कट केव्स बनी है, ये रॉक कट केव्स जनरली जो बनी है इनका 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में बनी है। अब 2 डिस्टिंक्ट फेजेस का क्या मतलब है, यहाँ पे जो 29 केव्स हैं, ये 29 केव्स एक साथ नहीं बनी है, 2 डिफरेंट फेजेस में बनी है। वो क्या फेजेस हैं, वी विल सी।
दो डिफरेंट फेजेस में अजंता की जो केव्स हैं इनके दो डिस्टिंक्ट फेज टाइम पीरियड है। द फर्स्ट phase started in 2nd century BC and went on till around 1st century AD, and the second phase started around 450 AD and went till 650 AD। ये दो डिफरेंट टाइम पीरियड है। अब क्योंकि इनका टाइम पीरियड कंस्ट्रक्शन का डिफरेंट है तो इसमें कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या? जो फर्स्ट फेज है ये जब बना तो यहाँ पे रूल किसका था, किसके अंडर बना? ये बना सातवाहना रूलर के अंदर, सातवाहना। द सातवाहनास वर रूलिंग दीज एरिया। साथ में ये जो किसके फॉलोवर्स ने बनाया? बुद्धिज्म में भी थेरावादा फॉलोवर्स ने एक्सकेवेट करी इस टाइम पीरियड की केव्स। पर जो ये सेकंड टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में रूलिंग डायनेस्टी आ चुकी है वाकाटका। The ruling dynasty was Vakataka and they were excavated not by the Theravada Buddhists but by the Mahayana Buddhists. So these are the some of the major differences. Mahayana Buddhists, and we know Mahayana Buddhists venerate करते हैं बुद्धा को as a god और बुद्धा की क्या बनाते हैं? स्कल्पचर्स बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। जबकि थेरावादा बुद्धिज्म में बुद्धा इज ए टीचर, बुद्धा इज नॉट ए गॉड। और जनरली थेरावादा बुद्धिज्म में देयर वाज नो ट्रेडिशन एट दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ स्कल्पटिंग, स्कल्पचर बनाने का बुद्धा की इमेजेस का। So these are the major differences. Also we know the concept of arhat, definition, extra information. Concept of arhat is associated with Theravada, but concept of bodhisattva is associated with Mahayana Buddhism. अब आगे बढ़ते हैं। हमको ये भी पता है कि जो अब इन केव्स के बारे में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो किस फॉरेन ट्रेवलर्स ने इन केव्स के बारे में लिखा है? सो वेरी फेमस चाइनीज ट्रेवलर्स फाहियान एंड हुएनसांग, both these Chinese travelers have written about these caves of Ajanta, Buddhist caves of Ajanta. Also, Ajanta caves are world famous not only for the sculptures but also for the paintings which we found from Ajanta caves. Beautiful paintings of Buddhist themes. These paintings are of two types, fresco as well as tempera. Fresco and tempera. Now, what is the difference between fresco paintings and tempera painting? फ्रेस्को पेंटिंग जो वर्ड है ये आया है फ्रेश वर्ड से फ्रेस्को आया है, और टेम्पेरा, इन दोनों में अंतर क्या है? फ्रेस्को पेंटिंग में जब किसी भी, आपने देखा होगा वॉल्स के ऊपर पेंटिंग के पहले प्लास्टर करते हैं उसके बाद पेंटिंग करते हैं। सो उस जमाने में जो प्लास्टर होता था वो जनरली चूने का प्लास्टर होता था, लाइम का प्लास्टर होता था। तो फ्रेस्को पेंटिंग्स आर दोज पेंटिंग्स इन विच द फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर, वो लाइम प्लास्टर, वो चूने का प्लास्टर जो अभी फ्रेश है, जो अभी गीला है, अगर वेट प्लास्टर के सरफेस पे ही आपने पेंट कर दिया तो इसका मतलब पेंट का कलर और प्लास्टर एक साथ सूखेगा, और ये इसके लिए जो पेंट है उसमें बाइंडिंग का काम क्या करेगा? जो प्लास्टर सूख रहा है वही बाइंडर का काम करेगा। सो नो एक्सटर्नल एडहेसिव एजेंट इज रिक्वायर्ड in these type of paintings, fresco paintings. The color was applied, color used to be applied on the freshly laid lime plaster, that lime plaster जो अभी भी wet है, जिसकी सरफेस wet है। तो जब कलर सूखेगा उसी तरह प्लास्टर सूखेगा तो एडहेसिव की जरूरत नहीं है। उसी तरह टेम्पेरा में उल्टा होता है। टेम्पेरा में क्या होता है? जब प्लास्टर को सूख गया है, प्लास्टर अभी ड्राई हो चुका है, उसके ऊपर पेंट किया जाएगा, तो उस पेंटिंग के लिए आपको पेंट को एडहेसिव एजेंट की जरूरत है जो जनरली एग योक का यूज हुआ जाता था। तो ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम कलर्स कौन से यूज हुए हैं तो एक मेजर जो चीज हमें याद रखनी है कि ब्लू कलर का यूज इन पेंटिंग्स में नहीं हुआ है। और ये जो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स है अजंता में, ये मास्टरपीस है, इसी वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। किस चीज के मास्टरपीस है? बुद्धिस्ट आर्ट के, जो इस टाइम पीरियड की है। सो दिस इज द टुडेज फर्स्ट जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हमने इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट पॉइंट्स एसोसिएटेड विद दिस साइट वी हैव डिस्कस। नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट साइट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ऑल्सो ए नियर बाय साइट। हम हमेशा जब भी नाम लेते हैं तो अलोरा, अजंता का नाम अलग अलग अकेले नहीं लेते, हम लेते हैं अजंता एलोरा। साथ में हम इनको युग्म की तरह यूज करते हैं, कपल की तरह यूज करते हैं इस वर्ड को, एक अकेले वर्ड की तरह यूज नहीं करते। अजंता और अलोरा की गुफाएं, द केव्स ऑफ अजंता एंड अलोरा, वी यूज टू से दीज टू नेम्स टुगेदर, नॉट इन आइसोलेशन।
So why is that? Because Ellora caves are very near to Ajanta caves and time period हालांकि इनका अजंता के बाद का है, but to know about the sculptures of that particular time कई बार इनको साथ में पढ़ा जाता है. So Ellora caves सबसे पहले हम जो हमने पैटर्न फॉलो किया था, सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे. They are near to Ajanta caves, 100 kilometers apart. Ellora caves are 100 kilometer from the Ajanta caves. और कहाँ? ये भी वेस्टर्न घाट के सह्याद्री रेंज में ही है. ये भी वेस्टर्न घाट के सह्याद्री रेंज में ही है. पर एक एस्पेक्ट जो हमें याद रखने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? अजंता केव्स में सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स हैं, पर यहाँ पर तीनों जो उस समय के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजन एंशिएंट इंडिया के हैं. क्या क्या? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म. इन तीनों रिलीजन की यहाँ पर केव्स हैं. सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इन अजंता केव्स, रॉक कट केव्स, ये भी अजंता की तरह कैसी हैं? रॉक कट केव्स. जैसे कि रॉक कट केव्स अजंता में है, वैसे ही रॉक कट केव्स एलोरा में भी है. पर अजंता में सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स हैं और एलोरा में तीनों प्रोमिनेंट एंशिएंट इंडियन रिलीजन यानी कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तीनों की केव्स यहाँ पर प्रेजेंट है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना है. नंबर ऑफ केव्स हमने देखा था, वहां है 29, यहाँ पर है 34. इसमें प्रीडोमिनेंस अब देखा जाए तो 17 केव्स ब्राह्मणिकल रिलीजन यानी हिंदुइज्म की है, 12 बुद्धिज्म की है और 5 जैना केव्स हैं. और ये एक के बिल्कुल आसपास केव्स हैं जो क्या दर्शाती है? दे ऑल्सो इलस्ट्रेट द रिलीजियस हार्मोनी प्रेजेंट इन एंशिएंट इंडिया. बिकॉज आप सोचिए, बिल्कुल एक के पास एक उस जमाने में, अगर आप आज भी देख लीजिए, मान लीजिए डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस अगर एक के बाद एक बिल्कुल सटे हुए हैं, बिल्कुल आसपास हो, और देयर इज नो डिफरेंस, सब अपना they are free to propagate and practice their own religion. It is an example of it is an example of religious harmony during the time of ancient India. If any question arises in men's also about the how you can say the situation of religious harmony was present, then this example, the presence of different religious caves in Ellora can be quoted as an example of the religious harmony of the period. अब ये सब हमने पॉइंट कर लिए. अब अगर इनका टाइम पीरियड देखा जाए, ये इनका टाइम पीरियड है 5th सेंचुरी एडी से 11th सेंचुरीज एडी, यानी कि दे आर जनरली कंसीडर्ड एज यंगर टू द अजंता केव्स. अजंता केव्स के बाद में इनका निर्माण चालू हुआ, कंस्ट्रक्शन चालू हुआ. और अजंता केव्स में हमने जनरली दो रूलर्स, दो डायनेस्टीज का हमने रोल देखा. यहाँ पर खास बात क्या है? यहाँ पे खास बात यह है कि सिर्फ रूलर्स ने ही नहीं, पर rich merchants, guilds also contributed to the construction of this rock cut cave. The most famous rock cut temple present in Ellora is Kailashnath temple, constructed during the reign of ruler Krishna I of Rashtrakuta dynasty. The time period of Krishna I is 8th century. He became a king after the death of Danti Durga in 756 AD. So these are the some important aspects associated with Ellora caves. Now we have covered Ajanta as well as Ellora caves from the two famous World Heritage sites present in Maharashtra. Now we will move to the next important World Heritage sites of India, that is Khajuraho group of monuments. Where is Khajuraho? Khajuraho is in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है ये. और खजुराहो, अगर आप इसका संधि विच्छेद करें, इफ यू ब्रेक दिस वर्ड, खजूर की राहों में. Why the name Khajuraho? Because when it was discovered in the 19th century, the temples were hide. ये एक फॉरेस्ट में हाइड हो रखे थे, लोगों को ज्यादा आउटसाइडर्स को इनके बारे में पता नहीं था, और वहां से जाने के लिए, पहुंचने के लिए यू हैव टू क्रॉस ग्रोव्स ऑफ खजूर, यानी कि डेट पाम से के ट्रीज को आपको क्रॉस करना पड़ता था. तो जो टेम्पल खजूर की राहों में मिले उनका नाम खजुराहो. सो यहां से इनका नाम पड़ा. अब ये जो टेम्पल है, इनके बारे में खास बात क्या है? सबसे पहला, ये किसके टाइम पीरियड में बने? चंदेला डायनेस्टी. चंदेला डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बने. चंदेला डायनेस्टी जो है, दे केम इनटू प्रोमिनेंस आफ्टर द फॉल ऑफ गुज्जर प्रतिहारा. अर्लियर दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ गुज्जर प्रतिहारा रूलर्स. व्हेन गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी फॉल and became weak, they became a prominent ruler of that particular area. और इनकी खास बात क्या है? ये जो जितने भी टेम्पल्स मोन्यूमेंट्स हैं, अर्लियर यूज्ड टू बी मोर देन 70 टेम्पल्स. करंटली वी हैव ओनली 20 to 25 temples in some shape. Most of the temples, because of the vagaries of time and different regions,
रीजन्स नाउ दे आर नॉट इन ए वेरी गुड शेप। अभी आपको 20 से 25 टेम्पल्स ही वहां पे मिलेंगे। अर्लियर दे यूज्ड टू बी मोर देन 70 टेम्पल्स। सो जो टाइम पीरियड है जिसमें मैक्सिमम काम हुआ और जिसमें मैक्सिमम अच्छा काम हुआ वो टाइम पीरियड है 950 टू 1050, जब ये अपने मैक्सिमम पीक पर था। पर कंस्ट्रक्शन का टाइम 9 टू 11 टू 12 सेंचुरी माना जाता है। दे आर द वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल पीरियड। ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल पीरियड, अर्ली मिडाइवल पीरियड जो है, जो कि जनरली 800 एडी से 1200 एडी माना जाता है। इस अर्ली मिडाइवल पीरियड में इफ यू हैव टू गिव एनी एग्जांपल ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है? ये वो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है जो नॉर्दर्न इंडिया में फेमस थी। साउदर्न इंडिया में क्या था दोस्तों? द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर, और दक्कन में क्या था? वेसारा स्टाइल। तो अगर आपको नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर के अर्ली बहुत ही अच्छे एग्जांपल इन अर्ली मिडाइवल पीरियड में देखने हैं तो यू हैव टू रिफर विच टेम्पल्स? खजुराहो टेम्पल्स। दे बिलोंग टू जनरल टू रिलीजन्स, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। और क्या हमने देखा? फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दोस्तों क्या होता है? हमने अलग लेक्चर में भी इसको लिया है। पर ये क्या होता है? ये वो टेम्पल आर्किटेक्चर है जिसमें प्लिंथ होता है। जो टेम्पल है उसका निर्माण एक प्लिंथ या प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। इसमें जो गर्भगृह है, सेंक्टम सेंचुरी है, उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर शिखर होता है, शिखर के ऊपर अमालका होता है, अमालका के ऊपर कलश होता है। जो शिखर होता है उसकी शेप कैसी होती है? कर्वी लीनियर शेप होती है, कर्वी लीनियर शेप होती है। उसके ऊपर अमालका होता है, अमालका के ऊपर कलश होता है, नीचे सेंक्टम सेंचुरी होती है जिसमें गर्भगृह होता है। गर्भगृह में क्या होता है? पीठ होती है, पीठ के ऊपर एक जो भी गॉड है या गॉडेस है जिनकी मूर्ति है वो होती है। उसके बाद अंतरालय होता है। अंतरालय किससे जुड़ा होता है? गर्भगृह को किससे जोड़ता है? मंडप से जोड़ता है। मंडप की जो शिखर है उसकी हाइट हमेशा मेन शिखर की हाइट से कम होती है। ये कुछ फीचर्स हैं, डिटेल में हमने और जगह देखा हुआ है। अब जो सबसे फेमस टेम्पल है वो है कंदारिया महादेव टेम्पल। ये सबसे फेमस टेम्पल है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स का। और क्यों ये फेमस है? नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर के साथ साथ ये फेमस है इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए। इरोटिक स्कल्पचर्स उस टाइम पे कई मंदिर में पाए गए हैं अर्ली मिडाइवल टाइम पीरियड में, पर जो उसका फाइनेस्ट और सबसे फेमस एग्जांपल है वो कहाँ से मिला है? वो मिला है खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स से। नाउ वी हैव कवर्ड द थ्री साइड्स। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ साइड ऑफ टुडे, दैट इज एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है दोस्तों? एलिफेंटा आइलैंड पे। आइलैंड का नाम भी एलिफेंटा आइलैंड है और केव्स जो है उनका नाम भी एलिफेंटा केव्स है। ये भी रॉक कट केव्स हैं, रॉक कट केव्स। रॉक कट केव्स हैं जो कि बनी है 6th सेंचुरी से 7th 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। पर ये जो मिड 5th सेंचुरी से बाद और 6th सेंचुरी में जो जनरली ज्यादा मैक्सिमम केव्स बनी है रॉक कट एलिफेंटा केव्स, ये किससे रिलेटेड है? ये शेवाइट यानी शिवा की फेट से रिलेटेड है। शेवाइट फेट से रिलेटेड ये केव्स हैं। यहाँ पे जनरली किसके मंदिर हैं? शिवा। और सबसे फेमस स्कल्पचर्स यहाँ पे क्या है? त्रिमूर्ति शिवा है, अर्धनारीश्वर शिवा है, शिवा स्लेइंग अंधिका है। देखिए अब 2-3 बातें जो हमें और देखनी है। हालांकि ये जनरली फेमस है एलिफेंटा केव्स एज ए सिंबल ऑफ फेथ ऑफ शेविज्म, पर इसके पहले भी अगर यहाँ पे जब डिस्कवरी हुई पता लगाया गया कि यहाँ इससे पहले भी 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास की भी कुछ क्या मिले हैं? कुछ यहाँ पे मोन्यूमेंट, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट मिले हैं जो कि क्या है? स्तूपा माउंट्स मिले हैं। और क्या मिले हैं? बुद्धिस्ट केव्स मिली है, वाटर टैंक्स मिले हैं। इसका मतलब बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज हिंदू शिवा फेथ रॉक कट केव्स दे वर ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ सम बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स। अब इनका नाम एलिफेंटा केव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एलिफेंट के स्कल्पचर्स बनाए गए थे। और दूर से, क्योंकि ये केव्स कटी हुई है मेनलैंड एरिया से, यू कैन ओनली विजिट दीज आइलैंड्स, दीज केव्स बाय गोइंग थ्रू स्टीमर और बोट। सो व्हेन यू गो टू दीज आइलैंड्स और आप बोट से जा रहे होंगे तो जो सबसे फर्स्ट थिंग यू विल notice are the big sculptures of elephants. Because of the presence of big sculptures of elephant on the island, these islands were known as Ajanta Island. ये इनकी Elephanta Island. Presence of Elephanta caves on the Elephanta Island. And name of the Elephanta Island was due to the presence of
elephant sculptures. So these are some of the information. ये कहाँ पर है? मुंबई हार्बर. These are near to मुंबई. आपको अगर एलिफेंटा रॉक कट आर्किटेक्चर देखना है, एलिफेंटा केव्स देखनी है, तो you have to go to first मुंबई हार्बर, then you have to take a boat or ship, steamer, and then only you can go and visit these famous Elephanta caves, generally famous for Shiva faith, Shiva sculptures. But before the Shiva sculptures also, they were used, this island was used for Buddhist faith. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो वी विल नॉट कंसीडर दोज पॉइंट्स. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इज बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची. सांची कहाँ पर है? सांची है वापिस मध्य प्रदेश में. कहाँ पर है? नियर विदिशा, या फिर नियर भिलसा भी कहते हैं इसको पुराने जमाने में. और विदिशा में हमें क्या पता है क्या मिला है? हेलियोडोरस का एक हेलियोडोरस पिलर मिला है. अब विदिशा और भिलसा, सांची क्यों फेमस है? ये फेमस है, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स मिले हैं. जनरली बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है, पर जो सबसे फेमस है वो है जो यहाँ पर बुद्धिस्ट स्तूपा मिले हैं. यहाँ पे 3 टोटल स्तूपा मिले हैं, जिनका नाम क्या है? स्तूपा नंबर 1, स्तूपा नंबर 2, स्तूपा नंबर 3. द स्तूपा नंबर 1 इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची. व्हाई द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची? व्हाई द नेम स्तूपा नंबर 1? सबसे पहली बात तो ये सबसे पुराना है, दूसरी बात ये सबसे बड़ा है, and it is believed that stupa number 1 or the great stupa of Sanchi was built during the time of Ashoka, and Ashoka himself ordered the construction of this great stupa. During the time of Ashoka, this stupa was made by bricks. Currently आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टोन से बना हुआ है, but during the time of Ashoka, this stupa was built by using bricks. बट अशोका यानी कि मौर्यन रूलर जो हैं, और अशोका के टाइम पे एक और खास बात क्या थी? इस स्तूपा में रखा गया किसके अवशेष? किसके रिमेन्स? द बॉडीली रिमेन्स ऑफ बुद्धा, द तथागत बुद्धा हिमसेल्फ. बुद्धा के जो भी अवशेष, यानी कि बुद्धा का जो क्रीमेशन हुआ, इट इज ए बिलीव हिस्टोरिकल फैक्ट दैट आफ्टर द डिमाइस ऑफ बुद्धा, व्हेन बुद्धा वाज क्रीमेटेड, the bodily remains of Buddha after the cremation was distributed among 9 different clans. 9 different clans and 9, कुछ जगह 8 है, कुछ जगह 9 है, पर 8 या 9 उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए बुद्धा के बॉडी रिमेन्स. बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका बीइंग द पैन इंडियन मोनार्क, he opened all those caskets and all those stupas, and he further distributed these bodily remains of Ashoka in 84 different stupas, and over the bodily remains of Buddha, these stupas were built by Ashoka. This is the story. This is the story found in, we can find in Sri Lankan texts, Mahavastu, Divyavadan, all these kind of texts. So अब वापस अपने पॉइंट पे आते हैं. जो फर्स्ट स्तूपा है जो कि अशोका के टाइम पे ब्रिक्स से बना था. अशोकन यानी मौर्यन डायनेस्टी वाज फॉलोड बाय द शुंगा डायनेस्टी. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शुंगा दिस पर्टिकुलर स्तूपा, द स्तूपा नंबर 1, वाज एनलार्ज एंड ब्रिक्स वर आल्सो रिप्लेस्ड विद स्टोन. तो ना केवल इस स्तूपा की साइज बढ़ाई गई, पर आल्सो इट वाज कवर्ड, changed, bricks were changed with stones. Now they were soon followed by सातवाहना रूलर. सातवाहना रूलर जो हमने देखा था अजंता केव्स के टाइम पे, जो सातवाहना रूलर्स हैं उसके टाइम पे ब्यूटीफुली कार्व्ड तोरण द्वार as well as balustrades were added to the stupa number 1. So balustrade encircling the entire stupa as well as तोरण द्वार were added during the सातवाहना period, which was which period? 1st century BC. अब इन सब चीजों के अलावा स्तूपा नंबर 1 एक और चीज के लिए फेमस है. आउटसाइड वन ऑफ द तोरण द्वार वी ऑल्सो फाउंड वी कैन ऑल्सो सी द एविडेंस ऑफ अशोकन पिलर. अशोकन पिलर इज नॉट इन द फाइन स्टेट एट प्रेजेंट, इट इज ब्रोकन, बट यू कैन फाइंड द एविडेंस ऑफ अशोकन पिलर. यूजुअली अर्लियर दैट टाइम इट वाज इरेक्टेड आउटसाइड दिस स्तूपा. अब इसी में जो कि आपको पता है, द एम्बलम, इंडियन एम्बलम इज 4 lions, 4 अशोकन लायंस टेकन फ्रॉम सारनाथ.
but many of you might not know that these the same almost similar kind of 4-line capital was also present on where at Sanchi on the top of this Ashokan Stambh or Ashokan pillar. Currently this 4-line statue is in the museum of Sanchi. So Ashokan pillar as well as 4-line capital is also found from Sanchi. So this is also one of the important information. और मॉडर्न पीरियड ये ब्रिक और स्टोन वाला हमने बात कर ली है, बलुस्ट्रेड और हमने तोरण द्वार की बात कर ली है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है स्तूपा नंबर 2 और स्तूपा नंबर 3 भी हमने देखा था है। तो स्तूपा नंबर 3 में क्या मिला? स्तूपा नंबर 1 में तो हमें पता है कि बुद्धा के रिमेन्स थे। स्तूपा नंबर 2 से हमें मिला सारीपुत्रा और मोगदलायन। मोगदलायन जिसको मोगलना भी कहते हैं, सारीपुत्रा और मोगलायन के बॉडीली रिमेन्स यानी कि मिले हैं कहाँ से मिले हैं? स्तूपा नंबर 3 से। जो अलेक्जेंडर कनिंगन, वेरी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ द 19th century, he was also head of Indian archaeological survey of India during the 19th century. So with his effort, what he found the bodily remains of Sariputra and Moglayan in 2 different caskets inside the stupa number 3. They both were the chief disciples of Buddha, often termed as right and left hand of Buddha. So body remains were also found from the stupa number 3. So एक और क्या खास बात है, अभी जितनी भी बुद्धिस्ट सेंचुरीज अवेलेबल है उसमें सबसे अच्छे प्रेजेंस में और सबसे पुरानी जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो स्तूपा, वो सांची से ही मिलती है। दैट इज वाई सांची इज वेरी फेमस। वन मोर थिंग ज्योग्राफिकल फैक्टर में हमें देखना है, ये सांची के जो स्तूप है एक छोटे से हिल्स पे है। जो अगर आप उस हिल्स पे खड़े होंगे तो आपको दिखेगा, जो पास में सबसे नदी बहती हुई दिखेगी वो आपको दिखेगी बेतवा रिवर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि ये एक हिल टॉप पर है, ये सांची के मोन्यूमेंट्स, और बेतवा रिवर नियर बाय बहती है और इलाका जगह कौन सी है? विदिशा भिलसा के पास में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। द लास्ट साइट ऑफ टुडे इज महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। नाम में आपको पता लग रहा है कहाँ पर है? बोध गया में है। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है। वी नो total 4 holy sites. There are 4 very venerated and holy sites associated with the life of Buddha, and that is why they have a special place in the religion of Buddhism. Those 4 sites are: number 1, the place of birth of Buddha, that is Lumbini. The second is place of enlightenment, that is Gaya, and because Bodhi मिली तो नाम क्या हो गया? बोध गया। थर्ड प्लेस इज प्लेस ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धम्मा। धम्म चक्र परिवर्तन, द प्लेस जहां पे बुद्धा ने सबसे पहला सरमन दिया आफ्टर बिकमिंग एनलाइटेंड, वो क्या है? वो है सारनाथ। दिस इज द थर्ड मोस्ट वेनेरेटेड प्लेस। और फोर्थ हमने डिस्कस कर रहे हैं 4 सबसे ज्यादा वेनेरेटेड होली प्लेसेस में बुद्धिज्म। फोर्थ वन इज कुशीनगर। यहाँ पे क्या हुआ? बुद्धा डाइड, यानी कि बुद्धा को क्या हुआ? परिनिर्वाणा। सो निर्वाण हुआ बोध गया में। यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस। बोध गया में निर्वाण हुआ और महापरिनिर्वाणा डेथ कहाँ पे हुई? कुशीनगर में। सो निर्वाण इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट, महापरिनिर्वाणा इज इक्वल्स टू डेथ। व्हाट इज निर्वाणा अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म? एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। आपकी सारी इच्छाओं का अंत ही निर्वाण है। बिकॉज व्हेन द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर इज नो मोर, then there is no more pain. बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ यानी आर्य सत्य क्या है? फर्स्ट, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, सर्वम दुखम दुखम, कॉज ऑफ सोरो इज डिजायर। सेकंड पॉइंट, cessation of sorrow is possible, and fourth one, the path leading to cessation of sorrow is अष्टांगिक मार्ग। सो दुख का कारण इच्छाएं हैं, इच्छाएं मरते ही दुख मर जाएगा। दैट इज वाई निर्वाणा इज इक्वल टू एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। डिजायर खत्म होना ही निर्वाणा है जो बुद्धा को मिला बोध गया में। दैट इज वाई बोध गया इज वेरी फेमस एंड वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साइट। दिस साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ फाल्गु रिवर, जिसको क्या बोलते हैं? निरंजना रिवन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या क्या है? वो ट्री है, बोध गया में वो ट्री है जिसके नीचे बुद्धा बैठे थे और उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वो एक पीपल का ट्री है, और क्योंकि उसमें बोधि मिली उसके नीचे यानी कि ज्ञान मिला, उसको बोधि ट्री भी कहते हैं, पर इट इज एक्चुअली ए पीपल ट्री। अब ये सब हमने पढ़ लिया। द फर्स्ट टेम्पल, यहाँ पे एक टेम्पल बनाया किसने? एम्परर अशोका ने।
Why? Because Emperor Ashoka was visiting all the holy places associated with the life of Buddha. He was a Buddhist himself in later part of his life, and he want to propagate the Dhamma, message of Dhamma of Ashoka. That is why Ashoka visited all the holy places associated with the life of Buddha. The information came to us from the Lumbini pillar inscription. The Lumbini pillar inscription जो है वो कहाँ से मिला है, लुम्बिनी से मिला है। उसमें अशोका की ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि अशोका विजिटेड ऑल द होली प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। दैट इज व्हाई वी नो दैट ही आल्सो विजिटेड बोधि, महाबोधि, सॉरी बोध गया। और फर्स्ट टेम्पल यहाँ पे किसने बनाया था, 3rd सेंचुरी बीसी में अशोका ने बनाया था। वो टेम्पल तो प्रेजेंट नहीं है वहां पे, जो टेम्पल है वो डेट बैक करता है 5th और 5th सेंचुरी बीसी, यानी कि ये जो करंट टेम्पल आपको वहां दिखता है वो है गुप्ता टाइम पीरियड का, जिसको बाद में एलोबरेट और एक्सपेंशन जिसका किया गया। पर यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका वन मोन्यूमेंट इज स्टिल प्रेजेंट देयर। क्या है वो है वज्रासन। व्हाट इज वज्रासन? वज्रासन वो आसन, एक प्लेस ऑफ सिटिंग। ये बुद्धा ने जहां पर बैठ के बुद्धा को बोधि मिली, पेड़ के नीचे जिस जगह पे बैठ के बोधि मिली, उस स्पेसिफिक जगह प्लेस को मार्क करने के लिए वहां पर एक आसन बनाया गया, वहां पे एक प्लेस बनाया गया जिसको बोला गया वज्रासन, उसको बोला गया वज्रासन। और ये किसके टाइम पे बना? ये अशोका ने बनवाया और ये अभी भी वहां पे प्रेजेंट है। इफ यू गो एंड सी द कार्विंग्स ऑफ वज्रासन यू विल फाइंड मेनी सिमिलरिटीज विद द कार्विंग्स ऑफ वज्रासन विद द कार्विंग्स ऑन अबेकस, ऑन द कार्विंग्स ऑफ अशोकन पिलर्स के ऊपर जो कैपिटल अबेकस और जो कैपिटल है उसकी कार्विंग से मैच करता है। दैट इज व्हाई वी केम टू कंक्लूजन इट इज फ्रॉम और द मॉडर्न टाइम पीरियड का ये है। सो ये बोध गया में यहाँ पे निर्वाणा मिला। सो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आज हमने देखे। आज हमने देखी 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। बिफोर दिस लेक्चर, द फर्स्ट लेक्चर वी हैव टेकन on the same issue, we have taken 7 world heritage sites. Also we have taken the यूनेस्को के किस प्रोटोकॉल के अंडर, ये यूनेस्को के किस कन्वेंशन के अंदर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के 3 डिस्टिंक्शन है, वो सारी डिटेल हमने फर्स्ट लेक्चर में ली हुई है। फर्स्ट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन वी विल ट्राई टू पुट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप उस लेक्चर को भी देखिए अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन और मेंस में भी। यू नेवर नो व्हेन दे विल आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद these sites, because art and culture is also a part of your mains. So please go through these sites very carefully, very intelligently, and to know what things to remember and what things to leave about these sites. ये आपको बहुत ही easy marks दिलाएंगे। Thank you. We will meet you again in the third lecture of this series, in which we will take some more world heritage sites. Thank you.